वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो पार्ट 2 निराला भाई, जो कि एक संस्मरण है और इसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। और पार्ट 1 में देखिए बच्चों, हमने क्या क्या देखा था। पार्ट 1 में हमने निराला भाई और महादेवी वर्मा का रक्षाबंधन का प्रसंग देखा, जिसमें जो महादेवी वर्मा है वह निराला भाई की बंधन शून्य कलाई पर राखी बांधती हैं और उनका उस दिन से जीवन पर्यंत भाई बहन का रिश्ता जो है हो जाता है, की तरह रिश्ता निभाते हैं और वह भाई बहन के बंधन में उसी दिन से बंध जाते हैं। दूसरा प्रसंग हमने देखा निराला भाई की उदार प्रवृत्ति। दूसरे प्रसंग में हमने निराला भाई की उदारता का वर्णन देखा। वह किस तरीके से उदार थे, ऑर्डर दानी थे, सब कुछ दान दे दिया करते थे। उनके पास जो कुछ भी पैसे होते, जो उनको प्राइस मनी मिलता, या उनके पास जो कुछ भी वस्त्र भी होते, तो वो जब देखते कि नीडी पीपल है, कोई भी नीडी पीपल है, उसको ज़रूरत है, उसको नीड है, तो वो अपना सब कुछ दान दिया करते थे। ये उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी जो हमने देखी। उसके बाद हमने देखा उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता, जिसमें वो अतिथि को देवता के समान समझते थे, अतिथि को देवता मानते थे। अतिथि देवो भव के संस्कार उनके अंदर थे। ये प्रसंग एक उदाहरण के द्वारा महादेवी वर्मा ने समझाया है। लेखिका समझाती है कि जब उनके घर पर मैथिली शरण गुप्त जी अतिथि बनकर आते हैं तो वो किस तरह से उनका स्वागत करते हैं। देखिए, उनके घर में किसी भी सुख सुविधा की चीज़ें नहीं थी, कोई लग्जरी नहीं थी, उनके घर में सुख सुविधा का अभाव था। इसके बावजूद जब उनके घर पे महादेवी वर्मा आते हैं तो उनका सत्कार करते हैं, उनको प्रतिष्ठित करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। और इस अवसर पर महादेवी वर्मा को भी मौका मिलता है उनके घर में जाने का और उनको बिल्कुल पास से देखने का कि उनका कक्ष कैसा है, वे किस तरह से अतिथि का सत्कार करते हैं। हमने ये सब चीज़ें जो है पार्ट 1 वीडियो में देखी है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने समकालीन साहित्यकारों के बारे में निराला जी के मन में जो चिंता है, संवेदना है, उसको हम इस देखने वाले हैं, पैराग्राफ में देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं उनका आतिथ्य सत्कार। देखिए एक बार क्या होता है, पार्ट 1 वीडियो में हमने इस पैराग्राफ तक स्पष्टीकरण देख लिया था कि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो निराला जी के घर में अतिथि बनकर आए हैं और निराला जी उनको सम्मान दे रहे हैं। अपने घर ऊपर वाले कमरे में ले गए हैं जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष किया था, कठोर साहित्य साधना की थी, अनेक बड़े बड़े काव्य रचे थे। तो उनका घर कैसे था, उनके घर की स्थिति का वर्णन हमने देखा है कि वहाँ पर आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर है। उनका घर कैसा है, जिसमें कोई प्रकाश नहीं है, जिसमें कोई सुख सुविधा नहीं है, पर घर का स्वामी यानी घर का मालिक कैसा है, विशाल आकार का है, उसकी कद काठी विशाल है, उसका दिल उससे भी ज़्यादा विशाल है, उसके दिल में आत्मीयता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है अपना स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन समाप्त किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का स्पष्टीकरण हम देखते हैं। इस परिच्छेद में देखिए लेखिका बता रहे हैं निराला जी और मैथिली शरण गुप्त जी दोनों अपने घर पर हैं, निराला जी के घर पर हैं। घर पर उन्होंने निराला जी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और उसके बाद जो है दोनों तारों की छाया में दोनों कवि, एक कवि कौन है, एक मैथिली शरण गुप्त हैं और एक निराला जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी मर्यादावादी कवि थे और जो निराला जी थे ये विद्रोही कवि थे। दोनों के विचार थोड़े अलग थे, लेकिन फिर भी उन दोनों कवियों के बीच कवियों के बीच क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी क्या बातें करी, ये तो महादेवी वर्मा जी को ज्ञात नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि उन दोनों के बीच क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई। लेकिन जब गुप्त जी को ट्रेन में बिठाकर निराला जी जो है सीधे कहाँ आते हैं, महादेवी वर्मा के पास आते हैं उनके कुशल मंगल का समाचार देने के लिए। वे जब सवेरे
मैथिली शरण गुप्त जी को जाकर ट्रेन पर रवाना करते हैं, उनको अपने घर के लिए रवाना कर देते हैं और सीधे महादेवी वर्मा जी के पास आते हैं अपने कुशल मंगल का समाचार देने के लिए, उन्हें बताने के लिए कल हमने बहुत अच्छी तरह से रात बिताई और हमने खूब अच्छी तरह से एक दूसरे से बात करी, चर्चा की आदि। देखिए आगे के परिच्छेद में हम देखेंगे कि लेखिका बताती हैं ऐसे मौक़ों की कमी नहीं है, ऐसे अवसरों की कमी नहीं है, यानी ऐसे मौक़ों की कमी नहीं है जब वे अकस्मात ही अचानक ही पहुंच जाते थे और कहते थे कि मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, घी या भोजन की और सामग्री रखवा दो। अतिथि आए हैं, घर में मेहमान आए हैं और सामान नहीं है। उनके घर में तो सामान का अभाव ही रहता था, तो जब भी कोई मेहमान आता था तो वो सीधे कहाँ जाते थे, अपनी बहन महादेवी वर्मा के पास जाते थे और उनसे सामान मांग लिया करते थे। तो ऐसे कई दफ़ा होता था, ऐसे कई मौके होते थे। उस पर महादेवी वर्मा उन्हें कहती कि आप भी यहीं पर आ जाइए भोजन करने के लिए और अपने मेहमान को भी लेकर आइए। लेकिन यह सुनकर उनका जो चेहरा था बालकों की तरह खिल उठता था। मतलब मेहमान उनके घर आए हैं तो उनका बहुत ही खुश हो जाते थे, एकदम बालकों की तरह उनकी खुशी झलकती थी। तो वो कहते कि वो मुझे अपना समझ कर आए हैं। मेहमान कैसे आए हैं? मेहमान तो मुझे अपना समझ कर आए हैं, मुझसे लग कर आए हैं, और मैं उनसे ये कैसे कह दूं कि हम दोनों जो है दूसरे के घर भोजन खाने के लिए जाएंगे। अब इस परिच्छेद में देखिए, इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा उनके अंदर जो पुरातन संस्कार हैं, हमारे देश के जो संस्कार हैं, ग्रामीण किसान के अंदर जो संस्कार होते हैं उसका वर्णन कर रही हैं कि भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन तक मांजने का काम वो अपने अतिथि के लिए, अपने घर आए मेहमान के लिए बहुत ही खुशी खुशी सहर्ष कर लेते थे कि बर्तन मांजना है, खाना बनाना है, सारा काम वो अपने अतिथि के लिए अब खुशी खुशी कर लेते थे। तो इससे क्या दिखाई देता है कि उनके अंदर वही पुराने संस्कार हैं जो हमारे देश के ग्रामीण में मिलते हैं। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार उनके अंदर मिलते हैं कि जो भी अतिथि हमारे घर आता है तो हम उसे देवता मानते हैं, उसका स्वागत सत्कार करते हैं। तो यही चीज़ जो है हमें निराला भाई के अंदर भी देखने को मिलती है। आगे का पैराग्राफ हम लेते हैं, आगे का परिच्छेद लेते हैं कि उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला। तो इस पैराग्राफ में हम निराला जी के जो समकालीन कवि हैं उनके विषय में, निराला जी के मन में जो चिंता है, जो संवेदनशीलता है, आत्मीयता का भाव है, वो हम देखेंगे। पिछले परिच्छेद में, पिछले पैराग्राफ में देखिए हमने मैथिली शरण गुप्त जी को देखा, उनके घर वो अतिथि बनकर आए थे। और अब इस पैराग्राफ में हम सुमित्रा नंदन पंत जी को देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में समझेंगे कि उनके समकालीन जो साहित्यकार थे, निराला जी के समकालीन साहित्यकार, तो उनके प्रति वो कितना चिंता रखते थे, कितने संवेदनशील थे। जिस व्यक्ति ने स्वयं पीड़ा सही हो, दुख झेला हो, उसे ही दूसरे की पीड़ा का या दुख का अनुभव होता है, वही उस दुख और पीड़ा को समझ सकता है। एक बार क्या होता है, सुमित्रा नंदन पंत जी जो है दिल्ली में टाइफाइड ज्वर बुखार से पीड़ित थे। जब ये समाचार जो है निराला जी को मिलता है तब वे लेखिका के घर पर आ जाते हैं। बहुत ही अस्वस्थ और बेचैन हो जाते हैं। लेखिका उनसे छिपाना चाहती थी लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। देखिए यहाँ पर देखिए, हम मीडिया, समाचार पत्र वाले जो होते हैं, मीडिया वाले जो होते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे कि देखिए सब मीडिया वाले या सभी समाचार पत्र गलत नहीं होते, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ समाचार पत्र में ऐसा कुछ छप जाता है। यहाँ पर भी बताया गया है कि उस दिन क्या हुआ था, जब सुमित्रा नंदन पंत जी दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे, तो इसी बीच घटित को साधारण, यानी जो घटना घटती थी उसको क्या है, साधारण शब्दों में पेपर में, समाचार पत्रों में, मीडिया में छप जाता था। और जो अघटित है, जो इवेंट अभी हुई ही नहीं है, जो घटना घटी नहीं है, उसको भी क्या होता था, कुछ समाचार पत्र वाले नमक मिर्च, जैसे कहते हैं ना, नमक मिर्च लगाकर बढ़ा चढ़ाकर समाचार पत्र में छाप दिया जाता था। तो ऐसे ही हुआ था कि सुमित्रा नंदन पंत अभी बुखार से पीड़ित ही थे,
उनको उनकी कंडीशन सीरियस थी, लेकिन कुछ समाचार पत्र में ये छप गया था कि उनका स्वर्गवास हो गया है, उनका निधन हुआ है। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन कुछ समाचार पत्रों में ये छप गया था। तो कहीं से ये बात जो है निराला जी को भी मालूम हो जाती है। देखिए आगे का पैराग्राफ देखिए कि कहीं से, आगे का पैराग्राफ देखते हैं कि कहीं से ये बात जो है निराला जी को भी मालूम हो जाती है और वे लेखिका के घर पर अचानक ही आ जाते हैं। तो देखिए समकालीन साहित्यकारों के प्रति उनके मन में जो चिंता थी वो इस पैराग्राफ से स्पष्ट हो जाता है कि पंत की मृत्यु की खबर सुनकर उनकी स्थिति का वर्णन यहाँ पर लेखिका कर रही हैं कि जब उन्होंने उनकी मृत्यु का समाचार सुना तो उनकी स्थिति क्या थी निराला जी की। निराला जी अचानक ही उनके घर पर आ जाते हैं। उनसे लेखिका चाहती थी कि वो ये बात उनसे छुपा लें, लेकिन उनको इसका अवसर ही नहीं मिला, अवकाश ही नहीं मिल पाया कि वो उनसे ये बात छिपा जाए। निराला जी की संवेदनशीलता के बारे में लेखिका जानती थी कि बहुत ही संवेदनशील है। सच्चाई जानने के पहले अगर इन्हें कुछ समाचार मिल गया तो इनकी स्थिति क्या होगी, इसीलिए सच्चाई का पता लगाने बिना वो ये समाचार निराला जी को नहीं बताना चाहती थी। लेकिन अचानक आ जाने के कारण वो उनसे वो छिपा नहीं पाई, उन्हें समय नहीं मिल पाया। तो निराला जी इतने अस्थिर हो जाते हैं ये समाचार सुनकर, इतने बेचैन हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठते हैं। उनके पास तर्क की शक्ति खो बैठते हैं, वो सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठते हैं और इतने दुखी हो जाते हैं। उनके हाथ पैर ठीक ढंग से चलते नहीं हैं, लड़खड़ाने लगते हैं और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही वो सोफे पर बैठ जाते हैं। किसी अव्यक्त वेदना, उनको इतना दुख है, कष्ट है कि वो जो है उसको दिखा भी नहीं पाते, उसको व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर, उनके मन में बहुत ही दुख है, वो बहुत ही दुखी हैं। और उसी दुख के कारण मानो वो एक पत्थर की मूर्ति पाषाण में परिवर्तित होने लगे हैं, यानी उनका हिलना डुलना बंद हो चुका है, शांत हो चुके हैं और एक पत्थर की मूर्ति के समान वो बैठ गए हैं। और उनके आंसू जो टपक रहे हैं वो उनके घुटनों पर गिर रहे हैं और वो चमक रहे हैं, ऐसा चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो इस तरह से बैठे हुए हैं, इस तरह से शांत बैठे हुए हैं कि एक विशाल मूर्ति है और उस मूर्ति पे से क्या गिर रहे हैं, जूही के फूल गिर रहे हैं। आगे का पैराग्राफ हम देखते हैं। लेखिका बताती हैं कि पंत जी की मृत्यु का समाचार जानकर वे स्वयं भी अस्थिर हो गई थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था वो समाचार सत्य है या झूठ। वो लेखिका स्वयं दुखी थी, वह भी अस्थिर हो गई थी, लेकिन निराला जी की हालत को देखकर उन्होंने अपने आप को संभाला और उन्हें सांत्वना दी है। उनको सांत्वना देती है कि हम पहले सच्चाई जान लेते हैं, उसके बाद ही कोई भी चीज़, बात जो है सही या गलत है वो समझ में आ जाएगी। लेखिका निराला जी की हिम्मत बंधाती हैं, उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करती हैं, उन्हें समझाती हैं कि ये बात झूठ भी हो सकती है। इसका पता लगाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने तार भेज दिया है, हमें उसके उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो निराला जी उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर तब तक बैठते हैं जब तक कि रात में लेखिका का फाटक बंद होने का समय नहीं आ जाता। जब लेखिका का फाटक बंद होने का समय आ जाता है तो वो बाहर चले जाते हैं और सवेरे सवेरे यानी पाँव फटते ही वो उनका फाटक खटखटाते हैं तार के उत्तर के संबंध में पूछने के लिए। तब जाकर लेखिका को ये बात पता चलती है कि ये तो घर गए ही नहीं थे, ये रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे बैठे थे। खुले आकाश के नीचे धूप की घास बिछी हुई होती है ना, धूप की घास हम जो है पूजा अर्चना करने के लिए यूज़ करते हैं। गणपति की पूजा में आपने देखा होगा धूप घास का प्रयोग किया जाता है। वही धूप घास जो है बिछी हुई थी और उस पर से ओस की बूंदें, जब आप सुबह सुबह कभी वॉक पर गए होंगे, लॉन में चल रहे होंगे तो घास कैसे बूंदों की वजह से गीली हो जाती है, वो क्या होती है, ओस की बूंदें होती हैं। तो वहीं पर ओस की बूंदों से भीगी हुई धूप घास पर वह बैठे हुए थे और सवेरे होने का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि दूसरों के दुख में दुखी होना, रात भर जागते रहना उनके लिए, समाचार के आंसर के लिए तार के उत्तर के लिए जागना,
उनके लिए रोना, इससे यही स्पष्ट होता है कि वे अपने समकालीन साहित्यकारों के प्रति कितने संवेदनशील थे। उन सब लोगों में आपस में आत्मीयता थी, वे एक दूसरे की चिंता करते थे। निराला जी का चिंता करना, परेशान होना, उनके अस्थिर होने पर लेखिका को उनको सांत्वना देना, ये सब हमने इस पैराग्राफ में देखा है। देखिए, उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी, यानी जब उन्होंने अपना मौन तोड़ा, जब उनकी जो हिलने डुलने की शक्ति वे खो चुके थे, पाषाण बन चुके थे, जब उन्होंने इस तरीके से शांत बैठे थे, तो ये सब शांत जो थे वो उन्होंने अपना जब मुंह खोला है, अब वे बस इतना ही कह सके कि अब हम भी इस दुनिया से अलविदा लेते हैं। पंत जी के साथ जो उन्होंने दिन बिताए थे, जो रास्ता उन्होंने काटा था, वो कहते हैं कि वो कम अखरता था, वो जो है कम तकलीफ़ देने वाला था, लेकिन अब अकेले जीवन कैसे जिएंगे ये उन्हें बहुत ही कष्टदायक और थका देने वाला लगता था। तो यहाँ पर जो है हम आज का ये जो पार्ट 2 का वीडियो है समाप्त करते हैं। इसके बाद हम पार्ट 3 में आगे का जो पैराग्राफ है उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखकर आप जो है निराला भाई का स्पष्टीकरण जो है आसानी से समझ सकते हैं, निराला भाई को समझ सकते हैं। और अब हम आगे मिलेंगे अपने पार्ट 3 के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।